बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शफी चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लंदन। आज जनाब मेरे मेहमान हैं जमील मकसूद साहब, पहले भी तशरीफ ला चुके हैं। ये नेशनल कश्मीर पीपल्स पार्टी में के बड़े लीडरों में से एक हैं। और मजीद में क्या बताऊं कि ह्यूमन राइट्स पर इनका बहुत काम है माशाल्लाह, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो जमील मकसूद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे ले जाऊँ बातचीत को, मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो हम प्रेजेंट करते हैं ना चीज़ें, फैक्ट्स, बिटर फैक्ट्स, वो कोई दूसरा प्रोवाइड नहीं करता। सो इफ़ यू वांट टू नो द फैक्ट्स देन डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा जमील मकसूद साहब, यानी पिछले बार जो हमने आपसे बातें की थी, उसमें बताया था कि बैकग्राउंड के जो मकबूल भट्ट साहब जो हैं, क्या वो कौमी हीरो हैं? पहली बात है कि कौम से मुराद क्या है। और फिर ये था कि अपने उनके साथ कौन कौन लोग थे, ट्रेनिंग उन्होंने कहाँ हासिल की थी। तो हमने बताया था कि मानसरा के जंगलों में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी। ट्रेनिंग देने वाले कौन थे? ज़्यादा पाकिस्तानी थे। भट्ट साहब का जो क़याम था वो पेशावर में था। और एक आदमी जो औरंगजेब, जिसको गिलगिती कहा जाता था, बेसिकली वो गिलगित का नहीं था, उसका ताल्लुक पेशावर से था। तो उनके साथ जो है ना, बेसिकली चार आदमी थे, तीन आदमी थे। एक चौथे भट्ट साहब थे जो कि सीज फायर लाइन की तरफ गए थे। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि सीज फायर लाइन तक, उसको ये सीज फायर लाइन थी पहले, उसके बाद एलओसी बनी है। तो वो कहते हैं कि वो सरकारी जीप में गए थे, तो उसके बाद वो क्रॉस किया, उन्होंने किया। तो जमील मकसूद साहब ये बताएं, ये मैंने ब्रीफ कर दिया जो पिछली बार हमने डिस्कशन की थी। तो सीज फायर तक तो वो आए, ये कहा जाता है कि शायद आपने भी सुना होगा अभी, वो सरकारी गाड़ी में आए थे, तो वो उन्होंने सीज फायर लाइन क्रॉस की। तो जाहिर है कि वो वहाँ पर बंदूक लेकर गए थे, असला लेकर गए थे। कोई दूसरे उसमें यानी दूसरे उसमें गड़बड़ करने गए थे ना, इस लिहाज से। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, क्या हुआ, किस तरह गिरफ्तारी उनकी हुई? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि तारीख की जो सच्चाइयाँ हैं वो वक्त के साथ साथ आश्कार होती हैं। और ये वक्त है जो जितनी भी तारीखी चीज़ें हैं, हकायक हैं, सच्चाइयाँ हैं, जिन पर गर्द भी डालता है और फिर उनको एक्सपोज भी करता है, वो उनको रिवील भी करता है। और जहाँ तक भट्ट साहब की जो सीज फायर लाइन क्रॉस करने का वाकया है, उस पर तो बहुत सारे मुसन्निफीन और उनके अपने करीबी साथी, ये हाशिम कुरैशी शाह साहब जैसे दोस्त और बहुत सारे लोग जो हैं, वो किताबें भी लिख चुके हैं। आप भी इस पर अच्छी खासी ये समय फराशी कर चुके हैं और खासी तहकीक भी कर चुके हैं कि अच्छा इस सारे प्लाट का मकसद क्या था और इसमें भट्ट साहब का किरदार क्या था। देखें, ये तो पहले दिन से पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि उन्होंने वादी कश्मीर को ग्रैब करना है, उसको हथियार के ज़ोर पे, असला के ज़ोर पे, साजिश के ज़ोर पे या खुली या दरपर्दा जंग के ज़रिए, यानी जिसको एक कन्वेंशनल वार कहते हैं या फिर प्रॉक्सी वार कहते हैं, उसके ज़रिए उन्होंने वादी कश्मीर में गड़बड़ फैलानी थी। चूँकि 47 की जो एपिसोड है जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह नाकामी हुई और वादी कश्मीर के मुसलमानों ने बिलख़ुसूस उनके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन जो था पहला, जिसको ऑपरेशन गुलमर्ग कहते हैं, उसकी नाकामी के बाद पाकिस्तान कहीं चुप करके बैठा नहीं, बल्कि फिर जो दूसरा ऑपरेशन उन्होंने डिज़ाइन किया, उसका नाम रखा उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसके नतीजे में 65 की लड़ाई भी हो गई। और ये बेसिकली भट्ट साहब का उस तरफ जाना, मेरा ख्याल ये है कि इसी ऑपरेशन का एक हिस्सा था कि आप जाएँ, जाके ग्राउंड तैयार करें, लोगों को मोबिलाइज़ करें, ताकि जिस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज के गुरिल्ले और जो कमांडोज़ हैं, जिस वक़्त वो दाखिल हों, तो उनको मकामी आबादी की ताईद और हमायत हासिल हो सके, जो बावजूद इवन भट्ट साहब की कोशिश के बावजूद नहीं हासिल हो। फिर साहब बात क्या है ना कि यानी जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है वो तो पहले हो गया 65 में। तो भट्ट साहब तो जो है ना वो बाद में किए। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि लोग कहते हैं ना, जिस पर मैं यानी देखिए ना, कायक जो है ना स्पीक्स, वो आप खुद बात करते हैं भाई। तो कहते हैं कि दुनिया के बड़े गुरिल्ला कमांडर थे, मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ। भाई उनके साथ जब पहली बार गए, वो सीजफायर लाइन क्रॉस की, ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी, बंदूकें उन्होंने प्रोवाइड की, जो भी ट्रेनिंग थी उन्होंने मुहैया की, पाकिस्तान वालों ने। मनसारा के जंगलों में ट्रेनिंग हुई है उनकी। तो फिर जी, बिल्कुल। उनके साथ तीन आदमी थे, कौन थे? सरदार काला खान, कौन थे? मीर अहमद साहब, कौन थे? औरंगजेब, जिनको गिलगिती कहा जाता था, उनका तल्लुक पेशावर से था। और चौथे जो है ना, मकबूल भट्ट साहब थे। ठीक, ये जब जी, पहली बात ये है।
दूसरी बार जाते हैं तो उनके साथ मीत भट्ट साहब थे और एक रियाज डार थे, तीसरे ये खुद थे। तो दूसरे लफ्जों में भट्ट साहब को एक लदा कर दिया जाए तो उनके साथ टोटल 5 आदमी थे। तो कौन चिकनी, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि कितनी जगहों पर उन्होंने कमांड की, उनके गुरिल्ले कहाँ कहाँ पर थे? तो इस पर कोई किसी को जवाब नहीं है। वो वहां पर जब गए वो, तो यहाँ पर देखिए गुरिल्ला जंग की बेसिक पहला असूल ये होता है, जहाँ पर वो गुरिल्ला कार्रवाई करते हैं वहां पर उनकी जमात का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, जो उनको पनाह भी देता है। वो एनएलएफ के प्लेटफॉर्म से गए, ठीक है, जे के एनएलएफ, नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से। जी वहां जी। पर उनका एक आदमी भी नहीं था। तो ये कौन सी गुरिल्ला जंग थी जिसमें उनका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है? फ्लोर इज योर। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि कौन सी गोरिल्ला जंग और कौन सी एनएलएफ, ये सारा मंसूबा पिंडी वालों का ही था। और पिंडी वालों के उस मंसूबे का हिस्सा थे कि जिस तरह 87 में हुआ। अब गोरिल्ला जंगें जो होती हैं वो शहरों में नहीं लड़ी जाती, देहातों में नहीं लड़ी जाती, वो तो दूर दराज इलाकों में लड़ी जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि जिस वक्त ये सारा सारा मसला वाइंड अप हो गया 65 की लड़ाई के बाद है, तो एक ऐसे ही जिसको कहते हैं ना कि कहानियां बोल लेना, टेबल स्टोरियां बोल लेना। और उस वक्त तो ये जो हमारा खिता है जिसको पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर कहा जाता है या गिलगित बल्तिस्तान की, तो हालात उससे भी दगरगू थे इंफॉर्मेशन के हवाले से। अखबार तो आज भी यहाँ से जो जिलाई अखबार निकलते हैं छोटे छोटे, टीवी भी उस तरह से कोई ऑपरेशनल नहीं है, रेडियो भी जो है वो पाकिस्तानी कंट्रोल्ड है। तो एक प्रेपेगेंडे का पूरा ये 75 साल का जो है ये गुजरा है। और उसमें भट्ट साहब की जो जिस तरीके से शख्सियत को पेंट किया गया, वो एक, बल्कि कुछ लोग तो बाबा कौम कहते हैं। और फिर कौम की जिस वक्त उनसे तारीफ पूछी जाए तो वो कसमसाने लगते हैं, वो इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, फिर कौमी हीरो भी कहते हैं। अब कौमी हीरो अगर हैं तो फिर जम्मू में उनकी कितनी से है, गिलगित में कितनी से है, या लद्दाख में उनकी कितनी से थी, या इवन श्रीनगर में, या इवन तोरेगाम में जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ 10वीं जमात तक वो उन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ उनकी कितनी एक फैन फॉलोइंग थी, या क्या उन्होंने वहां जाकर माजरा शुमारी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, या नेशनल लिबरेशन फ्रंट को एज अ पार्टी स्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो बेसिकली ये सारा उनका कोई मकसद नहीं था। मकसद सिर्फ इतना एक था कि आपने वहां की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत हिंद के साथ मुज़ाकरात में उलझी हुई है, वहां के लोगों के लिए मैक्सिमम ऑटोनॉमी लेने की एक स्ट्रगल कर रही है, उस सारी स्ट्रगल को, उस सारी कोशिश को, उस सारी जिदोजहद को आप थ्वाट कर लें, उसको नाकाम कर लें, ताकि वहां के आवाम को कुछ ना मिले। तो हम तो ये समझते हैं इतने 50 60 70 सालों के बाद कि ये भट्ट साहब की जितनी भी मूवमेंट थी, और आजमाबाद जो इसका आउटकम निकला 11 फरवरी की शक्ल में या फिर उसके बाद हमारे खिते में, उससे रियासत जम्मू कश्मीर की जो राइट्स की मूवमेंट थी उसको बेपनाह नुकसान पहुंचा। और लोगों के पास जो बुनियादी सियासी, समाजी, माशी, इक्तिसादी, आईनी, कानूनी या जमहूरी हकूक थे, वो उनसे भी महरूम कर दिए गए। तो भट्ट साहब की चलाई हुई बंदूक ने रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की कोई खिदमत नहीं की है, बल्कि जो उनके पास हासिल था वो उससे भी वो हाथ धो बैठे। हमारा तो जो आज का जो टेक है वो ये है कि आज जो हमारे खिते का सिनेरियो है वो उसी ट्रेनिंग का नतीजा है, वो उसी सीज फायर लाइन को क्रॉस करने का नतीजा है, वो उसी गड़बड़ फैलाने का नतीजा है। कुछ लोग यूलोजाइज जरूर करते हैं, उनको हीरो भी करार देते हैं, फोटो भी लगाते हैं, स्टेंसिल भी बनाते हैं, वो ची गुवेरा से उनकी मिशाबत भी करते हैं, पता नहीं बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये सारा उन लोगों का किस्सा है जिनको पाकिस्तानी फौज की, उसकी एजेंसियों की और जीएचक्यू की तायद और हमायत हासिल है, ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में जो जमहूरी इंसानी हकूक की जो तहरीक है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, और उसको नुकसान पहुंच गया जो आज हमारे सामने है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब अभी जो कुछ हो रहा है, या 88 के बाद जो कुछ नई जो मिलिटेंसी शुरू हुई है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर है, ठीक है। तो जो कुछ भट्ट साहब ने किया था, क्या उसको भी प्रॉक्सी वॉर कहा जा सकता है? वो प्राक्सी वार की बुनियाद थी। जो कुछ भी भट्ट साहब ने किया, एक दफा गए, दो दफा गए, वापस आए, जेल तोड़ा, बैंक का जो इशू था, और फिर उसके नतीजे में कुछ कुछ जो लोग कुछ कुछ इंजर्ड हुए, कुछ मारे गए।
वो ये समझे कि वो बुनियाद थी प्रॉक्सी वार की, दूसरे जो लफ्जों में दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि वो प्रॉक्सी वॉर के बानी हो गए ना, फिर अगर वो उन्होंने शुरुआत जी की। जी जी, बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। ये तो सारे हकायक आपके सामने है, सारे अवाम के सामने है, सारे लोगों के सामने है। इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। और खुद हाशिम कुरैशी साहब कह चुके हैं कि जी मैं 17 साल की उम्र का था जिस वक्त मुझे सारे उस पर खेल आते में डाला। उस पर आते हैं। मुझे ये बताएं कि जब वो गिरफ्तार हुए, जब पहली बार गए वो गिरफ्तार हुए, तो वो कहाँ से गिरफ्तार हुए? कोई किसी एक्शन में गिरफ्तार हुए, या किसी जगह बैठे हुए थे, या किसी से मुलाकात कर रहे थे? वो क्या हालात थे, कहाँ से गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार तो वो श्रीनगर के करीब से ही कहीं हुए, और जाहिर है वहाँ ये सिक्योरिटी। सुना एक बैंक में थे ना कुछ जगह में। जी शायद जिस वक्त वो बैंक का जो इश्यू था, बैंक लूटने वाला, बड़ा मशहूर वाकया है वो भी, कि जी हम यहीं से वसाइल भी इकट्ठे करेंगे और फिर इससे मजीद वेपन खरीदेंगे और फिर लोगों को भी पैसे देंगे और फिर उनको अपने साथ मिलाएंगे। तो वो जाहिर है जहाँ थे वहीं से गिरफ्तार हुए। अच्छा, तो मतलब ये उन्हीं ज़ाहिर है भी पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला, FIR लिखी गई होगी। तो आपके पास ये आपने पढ़ी है FIR की कॉपी भी? उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से यानी उन पर इल्जामात थे? जी जी, बेसिकली पहला तो जो फारमोस्ट जो एलिगेशन था कि आपने गैर कानूनी तौर पर सरहद पार की है, और फिर यहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको थ्वार्ट करने की कोशिश की है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, अमन अमा की जो सूरत हाल है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो जो जहाँ तक मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें जो मेजर एलिगेशंस हैं वो यही है। अच्छा, मतलब सीज फायर लाइन तो आया ये, यानी ज़ाहिर है कि रियासत वो जैसे हमारी है, सारी की सारी है। तो फिर वो अपनी एक सादगी या सीज फायर लाइन की एक तरफ से दूसरी तरफ गए थे। आया ये गैर कानूनी है, यानी ये तो एक लीगल मैटर आता है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, वो जाना चाहिए, जा सकता है इंसान, लेकिन दैट इज़ माय ओपिनियन। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अभी उनको सजा हो गई नहीं, सजा पर इस चीज़ पर कि वो बैंक में गए, या इसी चीज़ पर कि उन्होंने सीज फायर लाइन को अबूल किया, तो इस पर सजा तो नहीं हो सकती ना? नहीं, इस पर सजा तो नहीं होती, लेकिन देखे ना सजा सजा का मौत तो नहीं, ताल्लुक। नहीं सजा मौत तो नहीं हो सकती, सजा मौत जो है। नहीं, सजा सजा मौत तो जो उनके खिलाफ FIR थी उस पर तो हुई नहीं है सजाए मौत। सजाए मौत तो आजमाबाद जो कुछ 5 फरवरी 1984 को बर्मिंघम में हुआ उसके नतीजे में हुई, और ये समझे कि एक रिटालिएटरी एक्शन है जिसके नतीजे में उनको सजाए मौत हुई। हालांकि जहां तक मेरी मालूमात है, उस वक्त के जो सदर हिंद थे ज्ञानी जैल सिंह, मर्सी जो पिटीशन है उनकी फाइल तो उनके टेबल पर पहुंच चुकी थी कि अच्छा ठीक है हम इस बंदे को छोड़ देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमारा एक सफारती एहलकार इनके दोस्तों के कब्जे में है और उन्होंने 48 आवर्स का टाइम दिया है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब एक तरफ जो रैम की अपील है वो सदर हिंद के मेज पर है, और दूसरी तरफ जब उसी एहलकार को कत्ल कर दिया जाता है एक फॉरेन लैंड में, और फिर वो जुड़ी है, वो कत्ल जो जुड़ा है वो मकबूल भट्ट साहब की राय के साथ है, तो उसके नतीजे में भट्ट साहब को फांसी हुई है। मेरा सियासत के और एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरा जो ख्याल है कि वो जो मुकदमा था उसमें उनको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। ये अलग बात है कि वो वहां से जेल तोड़ के भागे, ये अलग से एक अनलॉफुल एक्ट है, उस लॉ के मुताबिक है। और फिर वो दोबारा गए, और फिर जब दोबारा गए तो वो फिर दोबारा गिरफ्तार हो गए वहां, और उस वक्त तक वो जेल में थे। जिस तरह जो लोग इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, जिनके खिलाफ FIR होती हैं, मुकदमात होते हैं, वो जेलों में ही रखकर उनके मुकदमात की होती है पूरा जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं वो शुरू होता है, पूरा एक ज़ाब्ता फौजदारी का जो सिलसिला है। लेकिन भट्ट साहब को अगर मात्रे, मैं ये समझता हूँ कि अगर रविंद्र मात्रे को कत्ल न किया जाता तो भट्ट साहब को फांसी नहीं होनी थी। नहीं, असल में तो थोड़ी थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि इल्ज़ाम उन पर एक ये भी था कि उन्होंने किसी इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी को कत्ल किया है। यानी बेसिकली बैंक में जाने से या बैंक में जो भी कुछ करने से फांसी नहीं होती, फांसी की सज़ा कोई भी जज नहीं सुना सकता। उन उन पर इल्ज़ाम ये था। और फिर कहने वाले कहते हैं कि उसको औरंगज़ेब ने शहीद किया था या मारा था, ठीक है। जी जी। औरंगज़ेब खुद शहीद हो गया था। तो इस इल्ज़ाम पर उनको फांसी की सज़ा यानी ऐलान हुआ था। लेकिन बाद में ज़ाहिर है कि वो वहाँ से कहते हैं कि फरार होकर आ गए। आज़ाद कश्मीर आए तो यहाँ पर भी उनको जेल में रखा गया और सज़ा दी गई वगैरह वगैरह। उसके बाद आगे आगे जाते हैं, जो आपने कहा ना कि वो तो सेकंड टाइम जब वो जाते हैं, उस दौरान सेकंड टाइम जाने से पहले ज़ाहिर है कि गंगा जहाज़ अगवा होता है।
जिसका आपने जिक्र किया, उस पर आप ये बात कर सकते हैं। तो G7 उनका जो है ना, ये आशम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने किया था, ठीक है। तो आप मतलब इसको भी ये कहा जाता है कि भाई बहुत सी कहानियां हैं इस सिलसिले में, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई भट्ट साहब ने ये प्लानिंग की थी। तो यही बात है। जी, मेरे ख्याल में जो सईद असद साहब ने किताब लिखी है दीवानों पे क्या गुजरी, और हाशिम कुरैशी साहब तो आज भी इसको कन्फेस करते हैं कि ये हमने भट्ट साहब की तहरीक पर और उनके कहने पर हमने ये सारा काम किए हैं। इसमें तो जिंदा गवाह मौजूद हैं, आपकी और मेरी तो बात ही कोई नहीं है। जो उनके जिन्होंने किया वो खुद कहते हैं कि भट्ट साहब ने हमें कहा था। और फिर लाहौर के जो जो कैद खाना था उसमें जो कुछ हुआ, और अटक में जो कुछ हुआ, और बाकी जगहों पर जो हुआ, वो तो दीवानों पे क्या गुजरी पूरी तफसील मौजूद है। अदालत के बयानात मौजूद हैं, जो उनके साथ कमिटमेंट थी उससे पहले की बात की। जमीर साहब, मसला इस तरह है कि दीवानों पर क्या गुजरी, ये सईद साहब ने कंपाइल की है। बेसिकली ये जी जो माजरा शुमारी के लीडर पकड़े गए, जो उन पर जो सजाएं या तकलीफें उनको दी गई पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखे थे, उन किताबों को कंपाइल किया गया, मैंने सारे पढ़े हुए होंगे, ठीक है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात यह है कि ये क्वेश्चन ये आता है कि जहाज अगवा करने की ये बच्चों का खेलनी है, ट्रेनिंग कहाँ पर हुई। कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद में होती है, ठीक है, चकलाला एयरपोर्ट पर। और नज़ारे चूंकि आपके पास तो जहाज नहीं है, कम से कम मेरे बाप के पास तो जहाज नहीं था, ठीक है। तो ऐसा ही। जहाज की ट्रेनिंग वहां पर कराई गई है, और उनको किसको ट्रेनिंग की गई, इन्हें टू टीन एजर्स को, यही बात है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये मतलब क्या है भी, जो 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 लोग ये दावा करते हैं ठीक है, मुझे गालियां पड़ेगी, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि बहुत बड़े गुरिल्ला कमांडर थे, तो इतने उनकी कमांड में सिर्फ 2 ही बच्चे थे जो ये काम कर सकते थे। बाकी जो गुरिल्ले थे या कमांडर थे वो किधर थे कि 2 बच्चों को भेजना पड़ा। आई मीन अगेन व्हाट क्वेश्चन राइजेस, मैं ये नहीं कह देखें रहा, देखें व्हाट बुनियादी अबाउट। तौर पर इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनका मकसद ये होता है कि आप किसी इलाके को लाइट में लाएं या एक डिस्टरबेंस क्रिएट करें। और उस वक्त पाकिस्तान तो खुद बांग्लादेश में मसरूफ था, और बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक जबरदस्त अवामी तहरीक चल रही थी। और इसका ताल्लुक जो वाकफान हाल है उसके साथ भी जोड़ते हैं कि इस मौके पर उन्होंने गंगा अगवा करके तो बेसिकली पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा ही किया है, उसकी कोई भलाई नहीं की उन्होंने। इसके नतीजे में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर दी। और ये इस तरह की भी चीजें हैं। अब इनमें जो जो डिस्कशन है, जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब तो 30-40 साल के बाद तो वो वैसे ही पब्लिक हो जाते हैं। और बहुत सारे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पब्लिक हो चुके हैं, अवाम की उन तक, दानिश्वरों की, आप जैसे जो तहकीकार हैं, जो सियासी कारकुन हैं, उन तक वो चीजें पहुंच चुकी हैं। तो कोई भी वेपन हो उसकी तरबियत ज़ाहिर फौज ही करती है, और फौज से मुतल्लक ही ये काम है। वो चाहे खुली जंग हो या गनपर्दा जंग हो, फौजों के बगैर तो ये चीज मुमकिन नहीं है, फौजी हमायत के बगैर। और पाकिस्तानी फौज के हाथ ये लग चुके थे और ये इस्तेमाल हुए सरेआम। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जिनीवा जाते हैं, और जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वहाँ भी आपका असर सुख है, बातचीत करते हैं। तो मुझे बताएं कि इज इट अप्रोप्रिएट फॉर समवन टू गिव सम, बजाय इसके कि किसी आदमी के हाथ में कलम दिया जाए कि बच्चा या बेटा या छोटे भाई आप जाकर पढ़े, तालीम हासिल करेंगे, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसके हाथ में बंदूक दे दी जाए, इज इट अप्रोप्रिएट। नो नो, इट इज टोटली अनलॉफुल, और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक तो ये जुर्म है बेसिकली। लेकिन देखें, बात यह डॉक्टर साहब के हम 2023 में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी करारदादें हैं वो बेल्जियम में आके पढ़ी। यानी उससे पहले हम कराची में भी जेर तालीम रहे, वहां भी तालीम हासिल की, बाकी गाँव में भी की। लेकिन वहां ऐसी कोई लाइब्रेरी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं है। तो यहाँ आके हमने पढ़ा कि अच्छा जी, ये 22 अक्टूबर क्या हुआ, मायदा अमृतसर हमने यहाँ आके पढ़ा, मायदा लाहौर हमने आके यहाँ पढ़ा। रियासत जम्मू कश्मीर की जो रीऑर्गेनाइजेशन है, मसलन हज़ारा और बाकी जो इलाका जात हैं, ये वापस ये पाकिस्तान को, उसमें हिंदुस्तान को देकर बाकी इलाके लिए गए। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ आके स्टडी की हैं। तो उस जमाने में तो किसी के पास कहाँ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर क्या है, उसमें
जो बच्चों को जंग के हवाले से इस्तेमाल करने की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन कौन सी है, उसमें जो स्टेट पार्टीज हैं उनका प्रोटोकॉल क्या है, किस स्टेट पार्टी ने उस प्रोटोकॉल को साइन किया है नहीं किया है। आज भी आप ये कह लें कि 95% जो यंग लोग हैं, सिवाय चंद एक सियासी कारकुनों को छोड़कर किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया की वजह से कुछ लोगों को इतना जरूर पता चला है कि 13 अगस्त की जो करारदाद है उसकी वायलेशन पाकिस्तान ने की है, इंडिया क्यों लेकर गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुकदमा, फिर इस एजेंडे को जम्मू कश्मीर क्वेश्चन के बजाय इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन क्यों बनाया गया, शिमला एग्रीमेंट क्या है, ताशकंद का एग्रीमेंट क्या है, लाहौर डिक्लेरेशन क्या है, ये अब थोड़ा थोड़ा, और वो भी जो अब मैं सियासी कारकुन समझ गया कि दिलचस्पी रखता है, मैं जमीर साहब समझ गया कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, मैं मान लैक लेता। ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन बिल्कुल ऐसा। बात ये है ना कि भट्ट साहब के बारे में कहा जाता है ना कि उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा विजन था, बड़ी दूर की सोचते थे। तो इन्हें ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, उनके पास मास्टर्स की डिग्री थी और वो साफ़ी भी थे, तो उनके पास एक विजन था, सोच थी। तो इन्हें उनको हम ये नहीं अपने किसी को आम आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते ना। ही वॉज द मैन विद विजन, दैट इज द क्लैम। उनके पास वो कहते हैं कि वो तो पूरी दुनिया के बड़े जो फिलासफर हैं या यानी ज़ाती पसंद है उनमें से उनका शुमार होता है। तो फिर ज़ाहिर है हमने हमने देखे भट्ट साहब के बेटे बेटियां भी हैं, कोई उनकी ऐसी लाइब्रेरी रिकॉर्ड पर नहीं आई है कि जहां उन्होंने दुनिया भर की इनकलाबी या फिलोसफिकल बुक्स जो है वो उन्होंने कहीं लाइब्रेरी में इकट्ठी कर रखी हो, ताकि पता चले कि भट्ट साहब ने इन 10,000 किताबों का मुताला कर रखा था। ठीक है, साफी वो थे, मास्टर्स भी उन्होंने किया हुआ था। तो मास्टर उस जमाने में लोग बाराटला भी थे, उस जमाने में लोग बैरिस्टर भी थे। तो मास्टर तो आज तो खैर मसला ही कोई नहीं है मास्टर्स का। तो मास्टर होना इस बात की दलील नहीं है कि आपके जो एक्शंस हैं वो प्रो पीपल रहे हों या प्रो स्टेट रहे हों। दूसरी बात यह है कि जो भट्ट साहब की तकारीर हमने सुनी है उसमें तो वो रियासत जम्मू कश्मीर की जो फॉर्मेशन है वो, उसको तो वो तस्लीम ही नहीं करते थे। और आजमाबाद जो लोग थे उन्होंने भी कभी उसको तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो जिस मायदे के नतीजे में रियासत जम्मू कश्मीर की तश्कील हुई वो तो उसको कहते थे ये तो बैनामा है, ये तो बिक्री पत्थर है, ये तो सेल डीड है। हालांकि सेल डीड तो वो नहीं थी, उसका तो सेल डीड से कोई ताल्लुक नहीं थी, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन चूंकि जो पंजाबी दानश्वर थे उनको इस बात का बड़ा दुख था कि उनकी एम्पायर गिर गई, और उनकी एम्पायर के एक मिलिट्री कमांडर ने अपनी एक रियासत जो है कौमी रियासत खड़ी कर ली। जो महाराजा गुलाब सिंह के खिलाफ पंजाबी दानश्वरों की सबसे बड़ी नफरत है, बल्कि कई एक ने तो उनको जम्मू का फाक्स भी लिखा है, जम्मू का लूमड़। और वो किताब जो है वो अमेरिका में पब्लिश होती है, लिखने वाले जो है वो पंजाब के सिख सरदार हैं कोई। तो अब ये है कि ये भी उसी ब्रेन वॉशिंग का शिकार थे कि नहीं, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर मुसलमानों की अक्सरियती रियासत है तो इस पर हक मलकियत हमारा है, हक हुकूमत हमारा है। चाहे जाए कि बैन अवी कानून क्या है, रियासत की तश्कील नौ क्या है, उसके मुख्तलिफ खितों की जो डेमोग्राफिक, रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्या है, जम्मू क्या है, लद्दाख क्या है, गिलगित बल्तिस्तान की जो डेमोग्राफिक और एथनिक कंपोजिशन क्या है, उनको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बस एक ही बात, वही आप ये कह लें कि वो दो कौमी नजरिए से ज्यादा मुतासर थे सो फार इन 20, 22, 25, 30 सालों में जो मैंने सुना है, पढ़ा है और जो बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो भट्ट साहब भी दोकूमी नजरिए के, हाँ बाद में उनकी वफात के बाद या शहादत के बाद है या दुनिया से जाने के बाद तो उनको बड़ा प्रोग्रेसिव और बल्कि ऐसे बयानात भी उनकी जात के साथ मंसूब कर दिए गए जो चर्चिल ने कहे थे या बाकी दुनिया भर के जो जो जोमा थे, सियासी जोमा, उनके कहे हुए अल्फाज उनके साथ जोड़ दिए गए और बाकी दुनिया ने उसको अचक लिया। अब आज जाके चीजें एक्सपोज हो रही हैं, तो जैसे आप कहते हैं कि जब लोगों को नए हकायक का पता चलता है तो जब तक वो खुद से तहकीक नहीं कर लेते, वो किताब नहीं पढ़ लेते, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ लेते, तो वो आपको भी बुरा भला कहेंगे, मुझे भी बुरा भला कहेंगे, मैं खुदा न खास्ता किसी का एजेंट भी कह लेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो बैरूनी दुनिया में बैठ के तो हमारे शहीद आजम, बाबा कौम, बाबा खुद मुख्तारी और पता नहीं क्या क्या। हालांकि बाबा खुद मुख्तारी अगर वो होते तो जिस दिन, या कम से कम आज भी 11 फरवरी बनता है ना, लेकिन जम्मू में कोई नहीं बनता, श्रीनगर में आज भी कोई 11 फरवरी का नाम लेने वाला नहीं है। और 88 से लेके तो आप ये कह लें कि उसके बाद आज 2023 है, उनके बहुत सारे उनके नाम लेवाओं ने हथियार भी उठाए। लेकिन स्वाय ये जो पाकिस्तानी मकबूजा इलाका है, चूंकि यहाँ जो सरकारी मशीनरी है
ये पैसा भी इस्तेमाल करती है, सरसों भी इस्तेमाल करती है, गाड़ियां भी इस्तेमाल करती है, अपनी जो जिला इंतजामिया है उनको भी इंस्टिगेट करते हैं, और एक हिंद मुखालिफ और रियासत का जो जमहूरी मुखालिफ जो नुक्ता नजर है उसको प्रमोट करने के लिए 11 फरवरी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने दो बातें, ये तीन कही हैं, उन पर मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि वो दो कौमी नज़रिए से मुतासर थे, ठीक है? एक बात, अब दो कौमी नज़रिया जो है ना, वैसे कहने वाले कहते हैं कि जिन्ना साहब ने दिया था। तो वैसे जो जो हकीकत पसंद है वो तो जानते हैं कि कहाँ से आया था ये दो कौमी नज़रिया, ठीक है? जी। तो मतलब भाई, मैंने जिन्ना साहब को भी थोड़ा सा पढ़ा, भट्ट साहब के बारे में तो लोगों ने जो लिखा हुआ है वो पढ़ा मैंने। क्या कोई ऐसी किताब है जहाँ पर भट्ट साहब ने अपनी फिलॉसफी या रियासत की आज़ादी के बारे में, या यानी उस रियासत को कैसे कायम रखना है, कैसे आज़ाद कराना, कुछ लिखा हो? तो मुझे देखिए, वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। बात यह है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर भट्ट साहब जो जो जुरिस्प्रूडेंस है, जो लीगल एस्पेक्ट है जम्मू कश्मीर का, अगर वो वाकई उसके हाफिज होते, तो वो सबसे पहले तो वो मुकदमा पाकिस्तान के साथ रखते कि अच्छा, आपने ट्रूस एग्रीमेंट की जो शराइत हैं चूंकि उस पर अमल रमन नहीं किया, तो लिहाजा जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ जम्मू कश्मीर का जो केस है वो नहीं ले जाया गया विद इन दी डोमेन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो उन्होंने तो इस इलाके को बेस कैंप बना लिया। तो बेस कैंप तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, जमात इस्लामी भी कहती है, लश्कर तैयबा भी कहती है, वो सारे प्रो पाकिस्तानी ग्रुप हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद करा के पाकिस्तान के साथ शामिल कराना चाहते हैं। वो बेसिकली पाकिस्तानी मकबूजा इलाकों को बेस कैंप करार देते हैं। तो भट्ट साहब का तो एक्शन ये कह रहा है कि अगर वो इस इलाके को पाकिस्तान का मफतूहा, मकबूजा या गुलाम समझते, तो वो यहाँ अगर जो कुछ भी उन्होंने मिलिटेंसी करनी थी या मसला जदोजहद करनी थी या कोई तहरीक चलानी थी, तो वो सबसे पहले इस इलाके में चलाते। लेकिन इस इलाके की तो मट्टी लेना उन्होंने गवारा नहीं किया। जो माजरा शुमारी की जो बुनियाद है या बाकी चीजें हैं, उस पर हम पहले बहस कर चुके हैं। तो अब बात यह कि हम अमल देखते हैं। हम अच्छा, पोस्टमसली, अच्छा, मेरे मरने के बाद अगर कोई कहे कि और जी जमील मकसूद का ये फरमान है या फलां का ये फरमान है, हालांकि वो अगर फिडल कास्ट्रो का फरमान हो या होचिमन का फरमान हो या माओ जेडुंग का फरमान हो या लेनिन मार्क्स या स्टालिन का फरमान हो या किसी और ने अगर कोई तारीखी अल्फाज कहे हो, अगर कोई मेरे मरने के बाद मेरे साथ जोड़ दे, तो वो तो 50 साल के बाद पता चलेगा ना कि ये भाई, ये इस बंदे के अल्फाज नहीं है, ये तो किसी और के अल्फाज है। लेकिन जब तक तो पुल्लू के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर जाता है, तो हम उनके एक्शंस को देखते हैं कि उनका एक्शन जो था वो वही एक्शन था जो पाकिस्तान का था। अगर उनका एक्शन अपना होता, अपना विजन होता, अपनी सियासी बसीरत होती, अपना मौकफ होता, और वो वाकई जो आईनी पोजीशन है रियासत जम्मू कश्मीर की उसके ऊपर होते, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अपना मुकदमा रखते कि आप यहाँ से निकलें, आपने ये जो लेंट अफसरान बैठा लिए हैं यहाँ से निकलें, आपने ये जहां एक गैर कानूनी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बैठा ली है, फौज बैठा ली है, आप यहाँ से निकलें, फिर हम जाने तो हिंदुस्तान जाने। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हम तो दुनिया भर से किसी से भी मदद ले लेंगे। मेरे ख्याल में मीरपुर का उनका जलसा है कि जी कश्मीर की आजादी के लिए, और फिर कश्मीर की आजादी, जम्मू कश्मीर नहीं। और यही वजह है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जम्मू का जो रीजन है, जम्मू के जो नॉन मुस्लिम रियासती शहरी हैं, वो एलिनिएट हो गए कि अच्छा, ये तो मुसलमानों की कोई लड़ाई है, ये तो मुसलमान लड़ रहे हैं और इनके पीछे पाकिस्तान है। और जिसकी बुनियादें मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर 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 का जो वो करके गर्दान करके, तो बाकी जो इलाके हैं, लद्दाख आप आपके साथ नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, कोई ऐसी मूवमेंट, तो वो कहते नहीं हम तो कश्मीरी नहीं है। इसी तरह ये जो पीओजेके का जो एरिया है, ये तो जम्मू का 95% तो जम्मू का इलाका है। तो कश्मीर और कश्मीरी जो है वो एक एथनिक आइडेंटिटी का नाम है। जो लोग कश्मीरी जुबान बोलते हैं, कश्मीरी सकाफत के अमल हैं, कश्मीर का जो तर्ज तामीर है वो मुख्तलिफ है, कश्मीर का क्लाइमेट मुख्तलिफ है, कश्मीर की जियोग्राफी और टोपोग्राफी मुख्तलिफ है, कश्मीर की नफ्सियात मुख्तलिफ है। तो ये सारा तो उनका जो एक्शन बता रहा है, वो तो मुझे रेप्लिका नजर आता है। वो जो था जनरल अकबर खान, उसका जो जो ऑपरेशन था, उसका तो आजमाबाद की जितनी भी मूवमेंट है, वो तो मुझे उसकी फोटो कॉपी नजर आती है, उसमें तो मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आई। अच्छा, देखिए ना, आपने साथ ये भी कहा है कि
बानी रियासत जो है वो गुलाब सिंह थे। तो आपने ये कहा है कि भट्ट साहब उसको तस्लीम नहीं कर, ये बात कही ना आपने, ठीक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर अगर जो कौम जो है, यानी रियासत जो कायम की है गुलाब सिंह ने की, ठीक। तो बिल्कुल। और अगर जो आदमी इस चीज को नहीं मान रहा तो वो बाबा कौम कैसे हो गया, या कौम उस कौम का जिसको जम्मू कश्मीर कहते हैं, जम्मू कश्मीर का वो बाबा कैसे बन गया, कौमी बाबा, या उस कौम का हीरो कैसे बन गया, जबकि वो उस रियासत को तस्लीम ही नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब देखा ना, बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो क्या है कि पीओजे में जितनी प्रो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, इंक्लूडिंग सैयद अली गिलानी के जो पैरोकार हैं, वो भट्ट साहब का दिन भी बनाते हैं, और उस दिन सिर्फ 11 फरवरी को वो उनको यूलोजाइज करते हैं, उनकी मदद सराई करते हैं। क्यों? कि वो मुसलमान थे, और वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थे, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ थे, वो जो वादी कश्मीर की जो अक्सरियती पार्टी के लोगों की जो जमहूरी आदर्शें थी, वो उनके खिलाफ थे। इसलिए ये सारे ग्रुप आज भी, ये कल 11 फरवरी बना है, और वो लोग जो रियासत का पाकिस्तान के साथ इलाक चाहते हैं, उन पार्टियों के जोमा समझे जाते हैं, वो जाके भट्ट साहब को की तकरीब उन 11 फरवरी की तकरीबात में तकरीरें करते हैं, और कहते हैं कि जी उनसे तो हमारा नजरियाती इख्तिलाफ तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम उनकी कुर्बानी को मानते हैं। अगर आप उनकी इतनी कुर्बानी को मानते हैं, तो अगर वो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी थे, तो आप खुद मुख्तार कश्मीर के हामी तो कम अज कम बने। लेकिन ये टोटली एक डुप्लिसिटी आप इसको कह लें, मुनाफत कह लें, दोहरा म्यार है कि अच्छा, जहां जहां भी आपको कोई ऐसी फिक्र, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा इनफरादी तौर पर कोई आवाज मिलती है जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरी और सेकुलर आदर्शों की हामी हो, आपने उसकी मुखालफत करनी है। और वो जो मजहबी, लसानी, इलाकाई, फिरका वाराना सोच की हमल कोई भी वायस हो, वो चाहे छोटी मोटी हो, आपने उसको सपोर्ट करना है। मसलन भट्ट साहब के बारे में कहते हैं कि वो सेकुलर थे, तो बुरहान वानी सेकुलर था। अच्छा, वो जो दूसरा मारा गया था वो सेकुलर था, वो तो पाकिस्तानी थे, वो तो रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। तो भट्ट साहब के साथ बाकी 3 लोगों की तस्वीरें लगाने का क्या मतलब है? कि अच्छा जी, ये तीनों मुसलमान थे, हुकूमत हिंद ने इनको मारा है, लिहाजा हम हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। और जो वहां की जमहूरी हुकूमतें हैं या जमहूरी जो लोग हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजर वॉइस है, बाकी भी जो वहां है, आजाद साहब हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, आपने इन सबको जो है ना वो निशाने पर रखना है। और जब कभी भी ये हुकूमत हिंद के साथ कोई मुज़ाकरात करें या मुज़ाकरात करने की कोशिश करें, तो आपने बंदूक के जोर पे, प्रोपेगेंडे के जोर पे, झूठ के जोर पे उन मुज़ाकरात को नाकाम करना है। और ये पाकिस्तान के हामी जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो चाहे बरतानिया में हूँ, वो चाहे यूरोप में हूँ, वो चाहे पिंडी में हूँ या अल्सवेयर हूँ, वो सब मिलकर यकजुबान हो जाते हैं, और बड़े धड़ल्ले से, बड़ी बेशर्मी से वो ये बातें करते हैं। टाइम थोड़ा रह गया। मैं एक बात आपके आपने बात करते हुए कही थी बात कि भट्ट साहब को फांसी दी गई जो कुछ यानी इंडियन डिप्लोमेट के साथ किया गया था बर्मिंघम में, यही बात है ना। जी बिल्कुल। फर्ज किया एक मिनट के लिए कि अगर वो वाकया ना होता, ठीक है, तो क्या मकबूल भट्ट साहब को रिहा कर दिया जाता? अगर ये बात थी तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये क्यों कराया गया, क्या उसमें कोई ऐसी कोई कंस्पिरेसी थी कि अगर भट्ट साहब रिहा हो गए तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, फिर लीडरशिप तो उनके पास जाती। देखें, इस सारी बात को, इस सारी प्रैक्टिस स्ट्रगल को एक लाश की जरूरत थी, और लाशों का कारोबार तो हमारे यहाँ बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। और वादी कश्मीर में तो जो हुआ, तो जो आप बात कर रहे हैं बिटवीन द लाइन्स, वो भी, लेकिन उनके पीछे भी वही थे, वो कोई इंडिपेंडेंट लोग नहीं थे। भाई एक बंदा पिंडी में बैठ के कितना इंडिपेंडेंट हो सकता है? आप राजाबाजार में बैठ के या चांदनी चौक में बैठ के या आदमजी रोड पे बैठ के कितने एक इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के खिलाफ कोई तहरीक चला सकते हैं? तो उसी मुल्क में बैठ के आप जफराबाद में बैठ के बात कर सकते हैं, रावलाकोट, बाग, मीरपुर और भीमर में बैठ के आप बात कर सकते हैं, लेकिन राजाबाजार में बैठ के या चांदनी चौक में बैठ के आप पाकिस्तान के को उसका जो आईना है वो आप नहीं दिखा सकते। ये आईना आप अपने जहां जहां 10 बंदे आपके आके आपको बचा सकते हैं। बस अभी ये 3-4 साल पुरानी बात है, रावलाकोट में ये जो एफआईयू थी, उन्होंने एक नौजवान को उठाने की कोशिश की, तो लोगों का जमघटा हो गया, और कुछ लोग फेसबुक पर लाइव हो गए।
उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं उठाने दिया, बल्कि उन्होंने वो जो डाला था, जिसको वीगो डाला कहते हैं, उसके शीशे तोड़ डाले, उन्होंने पुलिस बुलाई, उन्होंने उनको पुलिस के हवाले किया और नौजवान को नहीं उठाने दिया। और उसके बाद वो मुताद हो गए कि नहीं, इस इलाके में अब इतना आसान नहीं रहा। लेकिन पिंडी में तो आए रोज लोग, बल्कि आज तो अब तो मारे जा रहे हैं। और गुज़श्ता 2 हफ्ते में ये जो इनके थे फार्मर जादी, एक जादी कराची में कत्ल हुआ है और एक जादी पिंडी में कत्ल हुआ है। 2 जादी मारे गए जो वादी कश्मीर से यहाँ। वो लदा टॉपिक है, लेकिन वो 3 मारे गए, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि किसने मारे, ये वी कैन डू अ प्रोग्राम ऑन दैट लेटर ऑन। अच्छा, आपने जी बहुत अच्छी बातें की हैं, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी और ठीक है, आपको पूरा राइट है हमसे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन बिल्कुल ऐसा। यह है कि हमने जो बातें की हैं फिर कॉमन सेंस रखने वालों को सोचने पर मजबूर करेंगी। मैं चाहता हूं कि वो गौर करें कि हमारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। इवन भट्ट साहब के साथ, यानी मकबूल भट्ट साहब के साथ ये क्यों हुआ, ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उनको रिहा हो जा, अगर ये मैथरे केस ना होता तो वो रिहा हो जाते। बड़े बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री हूँ। और अगले प्रोग्राम में हम जो मौजूदा सूरत खत्म हाल करते है। हैं, हमारा टाइम खत्म हो गया। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। अस्सलाम थैंक यू वेरी वालेकुम, हाफिज़। मच। थैंक यू।